जोहार नमस्कार। इस वक्त हम चतरा में हैं और संकल्प महासभा कार्यक्रम के दौरान में ही हमारे संजय मेहता जी मिले हुए हैं। झारखंड के अभी युवा उभरते हुए क्रांतिकारी हैं। दादा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका सबसे पहले झारखंड नवनिर्माण को बहुत बहुत स्वागत। और झारखंड नवनिर्माण मांग रहा है और आपके चैनल का भी नाम बहुत सटीक है। धन्यवाद। तो दादा, सबसे पहला मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि पहली बार झारखंड में एक दूसरे नए कोने से शुरुआत आप लोग कर दिए हैं और लगातार आपने कहा है कि बदलाव संकल्प सभा हम लोग झारखंड के हर एक जिले में लेकर जाएंगे। चतरा में है, चतरा में आप लोग आए हुए हैं, क्या कुछ आप लोग संदेश लेकर के आए हैं यहाँ पे? चतरा में हम लोगों ने ये संदेश दिया कि झारखंड की माटी झारखंडियत की आवाज़ को पुकार रही है, झारखंडी भावनाओं की आवाज़ को पुकार रही है। यहाँ पर जो विस्थापन की एक समस्या है उसको लेकर झारखंड की धरती एक पुनर्वास की नीति मांग रही है, झारखंड की धरती नियोजन नीति मांग रही है, झारखंड की धरती स्थानीय नीति मांग रही है, झारखंड की धरती यहाँ के नौजवानों के लिए नौकरी मांग रही है। और इसके लिए बेहद जरूरी है कि एक बहुत बड़े फलक पर, एक बड़े स्तर पर इस आवाज़ को बुलंद किया जाए। दादा, केबीसी में सवाल पूछा गया था चतरा लोकसभा के बारे में। इतना दुर्भाग्य है कि चतरा जिला से अभी तक स्थानीय विधायक सांसद नहीं बन पाए हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, एक तरीके से कह सकते हैं कि एक राजनीतिक कौशल की जो बात होती है, नेतृत्व क्षमता की जो बात होती है, एक राजनीतिक सोच की जो बात होती है, वो यहाँ पर विकसित करने की जरूरत है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड की धरती एक अलग तरीके के राज्य के अस्तित्व में आया है और जब ये राज्य एक अलग राज्य के तौर पर देश में जाना जाता है तो यहाँ पर जो राजनीतिक तौर पर जो प्रतिनिधित्व का मसला है ये यहाँ के स्थानीय लोगों का होना चाहिए। इसलिए 2024 में चतरा के लोगों, आप सबसे कहना चाहता हूँ कि एक संकल्प लीजिए कि 2024 में कैसे माटी का बेटा और बेटी चतरा से सांसद बनेगा और आने वाले वक्त में सभी सीटों पर, झारखंड के 81 सीटों पर, 14 लोकसभा सीटों पर, 6 राज्यसभा की सीटों पर कैसे स्थानीय सांसद और विधायक बनेंगे, इस बात को लेकर के विचार करना होगा और इस बात को लेकर एक जन जागरूकता फैलानी होगी। दादा, यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या भी टाइगर जयराम अभी अपने भाषणों में ये बोल रहे थे, भारत पर्वतमाला का जो परियोजना यहाँ चल रहा है, जी, भारतमाला परियोजना का जो यह चल रहा है, यहाँ पे काफी मतलब जो जमीनों की जो हड़प हुई है, लूट हुई है, अपने भाषण में वो लगातार कह रहे थे। क्या है कुछ ये? देखिए, भारतमाला परियोजना जो है उसमें सड़क का निर्माण होना है। अब इसमें क्या होता है कि जब सड़क का निर्माण कहीं होता है तो जिला भूअर्जन कार्यालय को ये जिम्मेवारी दी जाती है कि आप जमीन का अधिग्रहण करिए। तो जिला भूअर्जन कार्यालय जो है वो पहले चेक करता है कि किसके जमीन का रसीद कब तक, कितने दिनों तक कटा है, कितना रसीद अपडेटेड है, किसका पंजी 2 में नाम दर्ज है, उसके आधार पर पंचाट बनता है, फिर मुआवजा की राशि बनती है। अब इस बात को समझिए कि जिसकी जमीनें जा रही हैं उनका अगर रसीद सही से नहीं कटेगा, अगर उनके पंजी 2 में छेड़छाड़ हो जाएगा, अगर जिला भूअर्जन कार्यालय में सही दस्तावेज नहीं जमा होगा तो उनको मुआवजा भी ठीक ढंग से नहीं मिल पाएगा। तो इस पूरी प्रक्रिया में जो यहाँ का प्रशासनिक महकमा है वो एक लचीला रवैया नहीं अपनाता है और कहीं ना कहीं अंदर खाने एक बहुत सेटिंग चलती है इन सब चीज़ों में मुआवजे को लेकर। तो मुआवजे की एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद जो विस्थापित होंगे उसके पुनर्वास की कोई योजना नहीं है। इसको लेकर के हम लोग लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि चाहे देवरी डुमरी फील्ड फायरिंग रेंज का मामला हो, चाहे भारतमाला परियोजना का मामला हो, चाहे यहाँ पर कई गांव में जो क्रशर लगाए जा रहे हैं उसका मामला हो, तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर जमीनों की एक बड़ी लूट हुई है। आप टंडवा सामने देखिए, पिपरवार को देखिए, तो इन जमीनों के लूट के बाद यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती। सरकार कहती है कि 75% नौकरी जो है निजी क्षेत्र में यहाँ के स्थानीय लोगों को देंगे, लेकिन उन नीतियों का हवाला सरकार जरूर देती है लेकिन नौकरी सरकार नहीं देती है। इन सारे मुद्दों को लेकर हम लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं। दादा, एक और मुद्दा है जो यहाँ पे गहराया हुआ है, पॉलिटेक्निक कॉलेज वाला। ये 6 पॉलिटेक्निक कॉलेज है, 25 से 30 करोड़ सरकार खर्च करती है पॉलिटेक्निक कॉलेज पर कहीं ना कहीं अभी भी है जो असंवेदन मतलब बंद पड़ा हुआ है, उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। आपने तो सब कुछ कर दिया पर उसका अभी तक सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाया। देखिए, एक बात आप समझिए कि एक कहते हैं अंग्रेजी में डेड एसेट्स, मतलब कि मृत परिसंपत्ति। हम बड़े बड़े बिल्डिंग्स खड़े करते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग खड़े करते हैं, बड़े बड़े कॉलेज की बिल्डिंग्स खड़े करते हैं, स्कूल के बिल्डिंग्स खड़े करते हैं। सवाल यह है कि अगर पॉलिटेक्निक का कॉलेज खुला तो क्या शिक्षा की व्यवस्था हुई? सवाल यह है कि अगर हॉस्पिटल का बिल्डिंग बना तो क्या डॉक्टर्स आए? सवाल यह है कि अगर स्कूल का बड़ा बिल्डिंग बना तो क्या टीचर आए? आप देखिए कि झारखंड में शिक्षकों के 26,000 नियुक्ति का एक विज्ञापन निकला। सरकार ने कहा कि जो जेटेट पास किया है उसी की नियुक्ति लेंगे, लेकिन सरकार ने अब तक सिर्फ 2 बार ही जेटेट लिया है, 2013 और 16 में। तो जब जेटेट आपने लिया नहीं तो 26,000 टीचर की नियुक्ति कैसे करेंगे? इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि अगर पॉलिटेक्निक कॉलेज की अगर जो समस्या आ रही सामने, उसमें जो शैक्षणिक स्तर है उसमें सुधार हो,
अगर अस्पताल के लिए बिल्डिंग बने हैं तो उसमें डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित हो, अगर स्कूल खुले हैं तो उसमें शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित हो, और स्कूलों के अनुपात में, बच्चों के अनुपात में शिक्षकों का जो रेशियो है वो तय किया जाए। और इस बात को लेकर के आप देखिए कि केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा में शिक्षकों की ढेर सारी कमी है। इन कमियों को दूर करने की जरूरत है। एक और सवाल आपसे हम लेना चाहेंगे कि यहाँ के जो विधायक हैं उन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। आप देखे होंगे, वीडियो वायरल हो रहा है उनका। नियोजन मंत्री जो है, श्रम मंत्री हैं, उनका जो है लगातार इस तरह से, चूंकि जब समाज प्रतिनिधित्व देती है तो जनता के कामों के लिए वो देती है, पर इस तरह से रंगरलियां मनाना और यहाँ के जो समस्याएं हैं उसको कहीं ना कहीं साइड कर देना, क्या लगता है आपको? जैसे देखिए, भोक्ता जी के बारे में शायद आप कह रहे हैं, वो मंत्री बने हैं, वो अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन कैसे कर रहे हैं, उस पहलू पर मैं नहीं आना चाहता हूँ। मैं इस पहलू पर आना चाहता हूँ कि अगर किसी को दायित्व मिला है तो वो दायित्व, उनका कर्तव्य जो है वो दिखना चाहिए उनके कामकाज में, और इसका आकलन जनता करती है चुनाव के समय। 5 साल के बाद जब चुनाव होगा, जब आने वाले वक्त में 2024 में चुनाव होगा, तो जनता बूथ से ये जवाब देगी कि किसने अच्छा काम किया, किसने खराब काम किया। जनता अपना आकलन करेगी। लेकिन हम साफ तौर पर ये कहना चाहते हैं कि झारखंड में जो नीतियों की बात है, स्थानीय नीति की, नियोजन नीति की, पुनर्वास नीति की, इन सारे नीतियों पर कामकाज होना चाहिए। और जब तक इन नीतियों पर सरकार अपनी प्रतिबद्धता नहीं दिखाती है, तब तक झारखंड में एक व्यापक आंदोलन का जो स्वरूप खड़ा हुआ है ये नहीं रुकेगा। दूसरी बात, आप कह रहे हैं, अभी कुछ दिनों पहले की मैं बात बता रहा हूँ, एक यहाँ के मोहम्मद एहसान थे जो गिद्धौर के थे, सऊदी अरब में उनकी मृत्यु हो गई थी। मैं ही वो शख्स हूँ जो सऊदी अरब से उनके 100 लाने का पूरा कोशिश किया और 100 को उनके घर तक पहुँचाया। तो पॉलिटिक्स में ये तय होना चाहिए कि किसकी क्या जिम्मेवारी है। यहाँ पर भी प्रतिनिधि थे, जनप्रतिनिधि थे, मैं नहीं जानता कि उन्होंने क्या प्रयास किया, नहीं किया। लेकिन जब मैंने एम्बेसी को लिखा, भारत सरकार के एम्बेसी को भी लिखा, वहाँ पर जाकर सऊदी में भी लिखा, उसके बाद उनका 100 घर तक पहुंचा, तो प्रयास करने से सफलता मिलती है। हमने प्रयास किया, मुझे नहीं पता था कि प्रयास में सफलता मिल जाए। तो आप पॉलिटिक्स में कितना प्रयास करते हैं उसके आधार पर भी आपका आकलन होता है। 2024 को किस रूप में देख रहे हैं चतरा की धरती से? 24 में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा झारखंड की धरती में, और ये बदलाव इस बात की गवाही देगा कि झारखंड ने एक इतिहास लिखा है, और ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा कि झारखंड के कुछ नौजवान गलियों से निकले, एक इनकलाब की आवाज को बुलंद किया, और इस इनकलाब की आवाज ने पूरे झारखंड को बदल कर रख दिया। ये 2024 में होने जा रहा है। जेबी कैसे इसका आखिरी संदेश चतरा के लोगों को, युवाओं को क्या देना चाहेंगे? नौजवानों को यही कहते हैं कि निकलो घर से सैलाब के लिए, खड़े हो जाओ इनकलाब के लिए, लड़ना है तो लड़ो शिद्दत से अपने माटी के बदलाव के लिए। यही हम चतरा के लोगों को संदेश देना चाहते हैं। दादा, आपने पूरे समय दिया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। झारखंड नवनिर्माण। हमारे संजय मेहता जी थे, और आगे हम अगले मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।